Hello, good morning everyone. So today in this lecture we will discuss Ohm's law, most important topic from this chapter. Then charge carriers that we have already discussed in the previous lecture, and electric current in a conductor. So let us start with चार्ज कैरियर्स. हमने चार्ज कैरियर्स में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि चार्ज कैरियर्स मतलब ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करके जा सकते हैं. मतलब अगर हमें एक प्लेस से एक लोकेशन से अलग लोकेशन के ऊपर चार्जेस फ्लो करवाने हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है, तो हमारे पास ऐसे चार्ज कैरियर्स, ऐसे पार्टिकल्स चाहिए जो चार्ज को फ्लो करवा सके. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एटम होगा, इसी एटम को हमने बाहर से एनर्जी दी और अगर यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल हो गया जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा. तो वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एनर्जी को फ्लो करके लेके जा सकता है. वैसे चार्ज पार्टिकल्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी. सो अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम लोग कंडक्ट करवा सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेंगे और सारे मटेरियल्स के अंदर कैसे चार्ज पार्टिकल, कैसे चार्ज कैरियर्स होंगे, ये सारी चीज हम लोग इस चैप्टर में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट चार्ज कैरियर्स के लिए फॉर एग्जांपल वी हैव मेटल्स. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स फॉर द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक चार्ज को वो इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली इस मटेरियल से, इस मेटल से पास हो सकते हैं. अब मेटल के अंदर जब हमने रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी कंडक्टर को प्लेस किया है, उसी कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. वही इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं. इसलिए मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब उनके पास चार्ज कैरियर कौन सा होगा? चार्ज कैरियर्स फॉर मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन्स. उस मेटल से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसके अलावा जो मेटल बचेगा हमारा पॉजिटिव, वो इतना हैवी होगा कि वो मेटल फ्लो नहीं कर पाएगा. इसलिए हमने जब भी सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे वहां पे चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइट्स. अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने 10th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में भी स्टडी किया था, इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे फॉर एग्जांपल HCl, H+Cl-, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमारे पास आयन्स है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन. इस कंडीशन में इलेक्ट्रोलिसिस में कौन से पार्टिकल, कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे? या यहाँ पे पॉजिटिव फ्लो हो सकता है, तो आंसर है यहाँ पे पॉजिटिव भी फ्लो होगा और नेगेटिव भी फ्लो होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन है, जिसको हम केमिस्ट्री में लिखते हैं केटायंस एंड एनायंस. सो जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, तब उस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल्स मतलब दोनों चार्ज फ्लो कर सकते हैं. बट अगर हम सॉलिड कंडक्टर की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरियर पॉसिबल होंगे जो एनर्जी को फ्लो करवा सकते हैं. सो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्टिकल एनर्जी को फ्लो करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे H+Cl- मतलब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है. तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास चार्ज कैरियर कौन से होंगे? केटायंस एंड एनायंस. लास्ट वन गैसेस. सबसे पहली चीज गैस, मतलब जो हमारा एयर मीडियम है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं हम, वहां पे कोई चार्ज कैरियर होगा. सो सबसे पहली चीज गैसेस के लिए बैड कंडक्टर. हम गैस से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. तो अब क्वेश्चन ये बनेगा ट्यूबलाइट कैसे वर्क करेगी? तो हमारे पास गैसेस के लिए एक स्पेशल कंडीशन ये होगी कि अगर हमने उस गैस को लोअर प्रेशर पे, मतलब बहुत ही ज्यादा कंप्रेस किया हुआ है, लोअर प्रेशर पे रखा है, और उस कंडीशन में अगर हम बाहर से उसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे, मतलब वहां पे हमें डिस्चार्ज मिलेगा. जैसे सेम थिंग हमने कैपेसिटर में स्टडी की थी. एक कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी है 100 चार्ज स्टोर करने की, हमने 100 चार्ज स्टोर किए,
इसके बाद हमने क्या किया, एक और चार्ज डाला, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो एयर पार्टिकल से, मतलब उसके सराउंडिंग में जो एयर मीडियम होगा उस एयर मीडियम से इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब हमने एक पॉजिटिव चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर डाला, वहां से उसका लीकेज स्टार्ट होगा। लीकेज प्रोसेस हमने सेकंड चैप्टर में स्टडी भी की थी। सो यहाँ पे क्या होगा, गैसेस में हमारे पास जो गैस होगा उसको ऑलरेडी हमने लोअर प्रेशर पे रखा है, उस कंडीशन में बाहर से उसको इतना हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे, इतना पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे कि वो उसके सराउंडिंग के एयर मीडियम से इलेक्ट्रॉन वहां से कैप्चर करेगा और उस इलेक्ट्रॉन से हम लाइट मतलब एनर्जी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सो गैसेस के लिए आपको क्या याद रखना है, पहली चीज कि वो बैड कंडक्टर है, हवा में से हम लोग, एयर से हम लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। बट उसी गैस को अगर हमने ट्यूबलाइट के स्ट्रक्चर में उसको लो प्रेशर पे रखा है और बाहर से हमने उसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया, उस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ऐसे चार्ज कैरियर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वाली कंडीशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स यहाँ पे होंगे। सो चार्ज कैरियर्स के लिए हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। सो मेटल्स को आपको याद रखना है, सॉलिड कंडक्टर होगा, मेटल होगा, तब उसके लिए चार्ज कैरियर कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड नॉन मेटल्स, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो हमारे पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा नॉन मेटल्स के लिए। देन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। वहां पे हमने स्पेशल वर्ड्स कौन से यूज किए, कैटायंस एंड एनायंस। इसके बाद गैसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे गैसेस आर बैड कंडक्टर्स, तो वहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। बट उसी गैस को अगर हम लोअर प्रेशर पे रखेंगे और बाहर से पोटेंशियल सप्लाई करेंगे, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज आपको चार्ज कैरियर्स में याद रखनी है। अब किसी कंडक्टर की बात करेंगे, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंडक्ट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडक्टर सिलिंड्रिकल टाइप, हमने एक कंडक्टर को सिलेक्ट किया। इसके लिए कंडीशन रूम टेम्परेचर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास केस 1 क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखी, मतलब हमने इस कंडक्टर के सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की, सिर्फ रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो रूम टेम्परेचर में मेटल्स के पास, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन रैंडम डायरेक्शन में होगी। अब इसी कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स किसी पॉजिटिव आयन के साथ अगर कोलाइड होंगे तो वहां से ये वापस रिटर्न आ जाएंगे। तो हर जगह से उनका कोलिजन होगा। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, बिकॉज ये फ्री इलेक्ट्रॉन से उनके पास बाहर से हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, बाहर से कोई हमने एक्सटर्नल फील्ड उनको प्रोवाइड नहीं की। तब उस कंडीशन में रूम टेम्परेचर में हमें टोटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब वो नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करेंगे और आफ्टर कोलिजन वो वापस रिटर्न डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, तब टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे v = 0। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसी कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन से 100 इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमें सपोज कर ली राइट साइड, तो इस डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। अब उन्हीं के पास में बहुत सारे हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे उसी मेटल के अंदर, उसी कंडक्टर के अंदर, तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करके वापस रिटर्न डायरेक्शन में आएंगे, तो वापस वहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी 100 होंगे। 100 इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे राइट साइड, और वही 100 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब उनके अपोजिट आएंगे, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाएगी, 0। तो रूम टेम्परेचर पे हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन को मानना है रैंडम डायरेक्शन। इसका रीजन क्या होगा, बाहर से हमने कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं की, सिर्फ रूम टेम्परेचर की वजह से वो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब भी वो इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग मोशन किसी आयन के साथ कोलाइड भी करेंगे, तब भी उनकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी। जिस डायरेक्शन में
इलेक्ट्रॉन गया उसी डायरेक्शन में वापस वो रिटर्न आएगा, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, 0। तो उस कंडीशन में हमें ये पता होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शन से पास हुए, वही इलेक्ट्रॉन उसी क्रॉस सेक्शन से वापस रिटर्न आ गए। तो उस कंडक्टर के लिए, उस एरिया के लिए, उस क्रॉस सेक्शन के लिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, 0। सो रूम टेम्परेचर में किसी भी कंडक्टर के लिए नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 0। ये डिपेंड करेगा इस चार्ज के लिए, इस इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, वहां से कोलाइड होके वो वापस किस डायरेक्शन में आएगा। सो रूम टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया। ये थर्मल इलेक्ट्रॉन्स, इनके लिए स्पेशल वर्ड हमने यूज किया है, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। सो रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, तो वो मोशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को हमने स्पेसिफिकली नाम दिया है थर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्मल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलेगा, 0। अब इसी कंडीशन में अगर हमने केस 2 यूज किया, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, अब इसके लिए सेकेंड डायग्राम हम देखेंगे। सपोज ये हमने कंडक्टर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डायरेक्शन में है +2 माइनस। अब हमने क्या किया, इसी फ्लैट सरफेस के ऊपर एक फ्लैट पॉजिटिव प्लेट को यहाँ पे हमने अटैच किया, इसी के सामने हमने यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट को अटैच कर दिया। मतलब हमारे एक सिंपल कंडक्टर, इसी कंडक्टर को हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की +2 माइनस डायरेक्शन में। इस कंडक्टर के इस वाले फेस के ऊपर, इस वाली फ्लैट सरफेस पे हमने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को चिपका दिया। इस वाले फेस के ऊपर, इस वाले फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज प्लेट को चिपका दिया। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी +2 माइनस डायरेक्शन में। अब यहाँ से कंडीशन, मेटालिक सॉलिड मेटल है यहाँ पे, तो सॉलिड मेटालिक कंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर कौन से होंगे, हमने अभी देखे। चार्ज कैरियर के अंदर अगर मेटालिक सरफेस मतलब सॉलिड मेटल होगा तो उसके लिए चार्ज कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली मूव इन फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रहेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड की, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव होना स्टार्ट हो गया। इस कंडीशन में हमें एक शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट मिला। जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस सारे पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद हमें, उस कंडीशन के बाद हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में जो हमें करंट मिलेगा वो एक इंस्टेंट के ऊपर मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे हमने इसको न्यूट्रलाइज कर लिया, इसके बाद हमें कोई करंट नहीं मिलेगा। तो ये चीज कब पॉसिबल है, किसी भी सॉलिड मेटल के अंदर, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड की। अब हमने ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे प्रोवाइड किया कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव फ्रेश चार्जेस आते रहेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली फ्रेश नेगेटिव चार्जेस आते रहेंगे। सो जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते रहेंगे, उतने ही वहां से इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। तो हमें कंटिन्यूअस करंट मिलेगा, स्टेडी करंट। ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास होगा बैटरी या सेल, वहां पे हम कंटिन्यूअसली चार्ज को एक रोटेशन में फ्लो करवाते रहते हैं, +2 माइनस, -2 प्लस, +2 माइनस, -2 प्लस। सो कंडक्टर में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दे तो कंडक्टर में हमें कंटिन्यूअस करंट मिल सकता है। सो इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और वहां से हमें इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी के टर्म में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में एक फॉर्मूला भी मिलेगा। तो वो पूरा थियरी हमें 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा हमारे बोर्ड एग्जाम में, जो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। बट अभी आपको एक सिंपल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उस कंडक्टर के लिए, उस मेटालिक कंडक्टर के लिए टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमने एक डायरेक्शन में भेजे, उतने ही इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन से वापस हमारे पास आ गए। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो उस कंडीशन में हमें टोटल करंट कितना मिलेगा, 0। अगर इसी कंडक्टर को हमने किसी बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से
हमने देखा कि यहाँ पे हमें शॉर्ट टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अगर इसी कंडीशन में हमने कंटिन्यूअसली फ्लैश चार्जेस इसमें ऐड करते रहे तो हमें कंटिन्यूअसली स्टेडी करंट मिलता रहेगा। तो ये फर्स्ट टू टॉपिक्स, द लास्ट वन इज ओम्स लॉ। टेंथ स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी ओम्स लॉ स्टडी किया है और जो एक्सपेरिमेंट थे उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिली, रेजिस्टेंस। स्टेटमेंट क्या था ओम्स लॉ का जो हमने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is directly proportional to electric current. So V is directly proportional to I. But इसमें एक कंडीशन और हम ऐड करने वाले हैं, at constant temperature and other फिजिकल कंडीशन। अब इसका मतलब क्या होगा? जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट आपको ऑलरेडी सिलेबस में है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी वो एक्सपेरिमेंट आपको आता है। जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, हमने सर्किट का वोल्टेज इंक्रीज किया, उसके अकॉर्डिंग हमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई मिलेगी। मतलब हमने जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज की, बाहर से पोटेंशियल इंक्रीज किया, उसी डायरेक्शन में हमें करंट की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, तब उस कंडीशन में जब हमने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, उस कंडीशन में हमारे पास जो टेम्परेचर, जो फिजिकल कंडीशन थी, वही फिजिकल कंडीशन और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमें करना है। सो इस स्टेटमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यूअसली उसकी कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। और ओम्स लॉ के लिए हमने एक ग्राफ भी बनाया सारे रीडिंग को लेके। सो यहाँ पे हमने लिखा V वर्सेस I का ग्राफ। जैसे हमने वोल्टेज बाहर से पोटेंशियल नहीं किया तो करंट की वैल्यू 0। अब हमने पोटेंशियल इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिक करंट भी हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब उतना ही करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो हमने फाइनली एक ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ आया हमारा स्ट्रेट लाइन, लीनियरली प्रोपोर्शनल। अब इसी के लिए हमने इसका स्लोप भी फाइंड आउट किया। स्लोप हो जाएगा इसके लिए I by V, pi by x, which is equal to 1 by R, where R stands for electric resistance. So V is equal to I into R. ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था 10th स्टैंडर्ड का, जहाँ पे हमने ओम्स लॉ का एक ग्राफ और ओम्स लॉ की एक फिजिकल कंडीशन, मैथमेटिकल फॉर्म उसका स्टडी किया था, V is equal to I। तो आपको इस चैप्टर के अंदर ओम्स लॉ के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के लिए हमें इस चैप्टर के अंदर बहुत सारा एडिशनल कंसेप्ट दिया है। फॉर एग्जांपल कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के कितने फैक्टर्स, उसके डायमेंशन के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो ये एक सिंपल ग्राफ से हमने एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया यहाँ से, V is equal to IR। अब इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, उस कंडक्टर के कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये 2 और 3 मार्क्स में आपको एग्जाम में आ सकता है। सो इसी लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग कंडीशंस, मतलब अलग अलग पैरामीटर्स के साथ डिपेंडेंसी स्टडी करेंगे। R is proportional to
लेंथ। सारे पैरामीटर्स विथ एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंडक्टर यहाँ पे जिसकी लेंथ होगी L, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होगा A, जिसको हमने बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक करंट I, then according to Ohm's law V is equal to I into R, therefore R is equal to V by I। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी फॉर्मूला से हम रेजिस्टेंस के लिए यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पार्ट खत्म करते हैं, हम उसका यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। नाउ प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब क्या होगा? अगर हमने इसी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने यहां से इसी कंडक्टर के साथ मतलब हमने यहां से इसकी लेंथ इंक्रीज की, अब इस वाले कंडक्टर के साथ हमने दूसरा सेम कंडक्टर, सेम मटेरियल का एक कंडक्टर अगेन उसके साथ ऐड कर दिया, मतलब जिसकी लेंथ L थी, अब L लेंथ वाला दूसरा कंडक्टर उसके साथ कनेक्ट किया। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितनी हो जाएगी? अब टोटल लेंथ ट्वाइस L, एरिया कांस्टेंट। अब इस कंडीशन में इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया? अब ये वाले कंडक्टर के लिए हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया था कैपिटल V, इस वाले कंडक्टर को भी हमने पोटेंशियल V प्रोवाइड किया। तो इस कंडीशन में टोटल पोटेंशियल कितना होगा? तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V प्लस V विच इज इक्वल टू ट्वाइस V। मतलब जब हमने सिमिलर कंडक्टर को इसी कंडक्टर की साइड में अटैच किया, तब हमने देखा उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई 2 टाइम्स, एरिया कांस्टेंट और पोटेंशियल हो गया ट्वाइस V, लेंथ ट्वाइस L, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट। अब इतने एरिया से, इतने क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने चार्ज कैरियर्स यहां से फ्लो होंगे, इतने ही चार्ज कैरियर यहां से भी फ्लो होंगे। मतलब हमने नंबर ऑफ चार्जेस को यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। जितने चार्ज कैरियर फर्स्ट रेजिस्टेंस से, फर्स्ट कंडक्टर से हमने पास करवाए, उतने ही चार्ज कैरियर सेकंड से पास करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ये भी हमने कांस्टेंट ले लिया। सो इस कंडीशन के लिए अगेन हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू, पोटेंशियल यहाँ पे चेंज हो गया, इसलिए पोटेंशियल के लिए V डैश और करंट I एज इट इज कांस्टेंट। सो V डैश इज इक्वल टू ट्वाइस V अपॉन R and V by I it means R। so ये न्यू रेजिस्टेंस R dash is equal to 2 times R। तो इस वाली कंडीशन से ये प्रूव होगा, अगर हमने कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज की L से, अगर हमने लेंथ ट्वाइस L की, तो वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें डबल मिली। इसका मतलब R is proportional to L। ये हमारा फर्स्ट करेक्ट यहाँ पे सिचुएशन। अब सेकेंड वन, अगर हमने इसी कंडक्टर के लिए उसका एरिया डिवाइड कर लिया, मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल कंडक्टर था, मतलब हमने यहाँ पे a/2 एरिया डिवाइड किया, लेंथ L रखी
अब पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल हमने इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस दिया है, जितना पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट के लिए होगा V, उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा V। सो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। अब इस कंडीशन में जितना क्रॉस सेक्शन एरिया इनिशियली था, अब इतने क्रॉस सेक्शन से मतलब इतने क्रॉस सेक्शन से सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, अब हमने क्या किया इसी क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में जो प्लेस जो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो एरिया हमने डिक्रीज कर लिया। मतलब अब इतने एरिया से जब 100 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे, अब इसी एरिया को हमने हाफ किया, तब 50 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले एरिया से पास होंगे और 50 इलेक्ट्रॉन्स नीचे। मतलब इस कंडीशन में हमने करंट को डिवाइड किया I/2। जब हमने एरिया डिवाइड किया इस कंडीशन में सारे पैरामीटर्स में क्या चेंज हुआ? सो फर्स्ट पोटेंशियल कितना रहेगा V कांस्टेंट। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट I डैश which is equal to I/2 चेंज हो गया करंट। इस कंडीशन में एरिया जो हमने डिवाइड किया है A डैश is equal to A/2, मतलब एरिया डिक्रीज किया। लेंथ L which is equal to कांस्टेंट, लेंथ हमने ऐसे ही रखी कांस्टेंट। अब इस कंडीशन के लिए अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल कांस्टेंट मतलब V अपॉन करंट चेंजेस I डैश which is equal to I/2। so V upon I/2 it means 2V/I, it means R डैश is equal to 2 times R। अब इस कंडीशन से हम रिलेशन क्या लिखेंगे? अगर हमने एरिया डिक्रीज किया तब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब ये वाला रिलेशन होगा इनवर्स रिलेशन। देयरफॉर R is inversely proportional to area। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन एंड दिस वन इज सेकंड। अब इन दोनों रिलेशन को हम यहां से कनेक्ट करेंगे तो फाइनल रिलेशन हमारा होगा R is proportional to L, inversely proportional to A। therefore R is equal to rho L upon A। ये भी फॉर्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया था। यहाँ पे रो का मतलब क्या होगा? रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, then L length of the conductor and capital A is equal to cross section area। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो ये पूरी थियरी आपको 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ सकती है, जहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। एक तो सिंपल क्वेश्चन होगा स्टेट ओम्स लॉ, और उसी के साथ आपको पूछा जाएगा ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स। रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो आपका आंसर होगा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा उस मटेरियल की लेंथ के ऊपर और उसके एरिया के ऊपर। दोनों एग्जांपल के साथ में आपको ये थियरी प्रूव करनी है। अब इसके साथ में हम अलग अलग पैरामीटर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टिविटी देखा। अब उसी दोनों पैरामीटर, उसी दोनों फिजिकल क्वांटिटी का इनवर्स देखेंगे, कंडक्टेंस और उसके बाद होगा रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। ये सारे पैरामीटर्स और उनके अकॉर्डिंग हम ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे और दोनों पैरामीटर्स मतलब कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सो ये थियरी 3 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी में पूरी थियरी आपको पॉइंट वाइज दी है, आपको ये थियरी वहां से रिफर कर सकते हैं और ये पूरा प्रूफ हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। थैंक यू।